Hello students, I am Dr. Meena. I hope you all are fit and fine, and we are going to start our question answers of chapter crop production and management. लास्ट लेक्चर में हमने इसके 6 क्वेश्चन सॉल्व करे थे। बाकी जो बचे हुए 5 क्वेश्चंस हैं वो हम आज इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। Question number 6 is, what is irrigation and describe two methods of irrigation which conserve water. क्वेश्चन में क्या बताना है कि इरिगेशन क्या होता है और इरिगेशन के मेथड्स कौन से होते हैं। वो वाले जिसमें वाटर कंजर्व होता है, मींस ऐसे मेथड्स जिसमें वाटर क्या है कम से कम वेस्ट हो, वो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। सो फर्स्ट इज, व्हाट इज इरिगेशन। व्हाट इज इरिगेशन? The process by which water is applied to crops at different intervals. चैप्टर में हमने रीड करा था कि जो क्रॉप्स होती हैं, डिफरेंट सीजन वाली जो क्रॉप्स होती हैं, उनको डिफरेंट इंटरवल्स पे क्या चाहिए होता है, वाटर सप्लाई चाहिए होती है। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं। जो इरिगेशन है बेसिकली 2 मेथड्स होते हैं जो कि वाटर को कंजर्व करेंगे। फर्स्ट इज स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम किस टाइप का होता है? सिस्टम होता है जैसे आप लोग अगर पार्क में भी गए हो तो वहां पे क्या होता है, ऐसे पाइप्स होती हैं, इनके अंदर से पानी निकलता है इस टाइप से, मीन जैसे फाउंटेन से पानी निकलता है। शावर ऐसे जैसे बारिश की जो बूंदें गिर रही होती हैं या फाउंटेन से जो पानी निकलता है, तो ये क्या होता है, ये घूमता रहता है। ऐसे पानी है वो गोल 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 घूमता रहता है और जितने भी प्लांट्स हैं उसके आसपास वो वहां तक पानी की सप्लाई करता रहता है। तो स्प्रिंकलर सिस्टम क्या हुआ, वाटर इज सप्लाइड यूजिंग पाइप्स को यूज करके पानी को स्प्रिंकल किया जाता है ऑन दी प्लांट्स। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो अंडर हाई प्रेशर विद द हेल्प ऑफ ए पंप, क्या होगा, इसमें एक मोटर लगी होगी, पंप लगे होंगे, तो वो क्या करेंगे, इस पानी को, तो ये पंप क्या करेगा, पानी को है बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर के साथ वो क्या करवाएगा, फ्लो करवाएगा, जिससे जब यहाँ से पानी निकलेगा वो ऐसा फाउंटेन की तरह पानी निकलेगा। सो इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन दी क्रॉप्स, और क्या होगा, जितने भी क्रॉप्स हैं उसके ऊपर जाके स्प्रिंकल हो जाएगा। दिस मेथड इज यूजफुल फॉर अनइवन लैंड। अनइवन लैंड मीन्स जहाँ पे जमीन है वो समतल नहीं है, बल्कि कहीं पे नीची है, इस टाइप से जमीन है, मतलब यहाँ ऐसे हो गई या इस टाइप से हो गई, मीन्स उबड़ खाबड़, जो उबड़ खाबड़ जमीन है उसके लिए जो स्प्रिंकलर सिस्टम है दी बेस्ट होता है। नेक्स्ट इज ड्रिप सिस्टम। इसमें क्या होगा, वाटर इज डिलीवर्ड एट और नियर द रूट्स ऑफ द प्लांट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। मींस इसमें क्या होना है कि पानी है, यहाँ पे जैसे पाइप्स बिछी हुई थी, शावर हो रहा था पानी का, लेकिन यहाँ पे शावर नहीं होगा। जैसे अगर ये कोई प्लांट यहाँ पे लगा हुआ है, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट या कोई भी टाइप का प्लांट है, दूसरा प्लांट यहाँ पे उगा रखा है, यहाँ पे ऐसे 2 प्लांट्स हैं, तो इनकी जो रूट्स होंगी सिर्फ यहाँ पे ही ड्रॉप करके पानी है वो इसके ऊपर गिरेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी उसकी रूट्स में देगा। देयर इज नो वेस्टेज ऑफ वाटर, कोई वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं होगा इन दिस मेथड। ये किसके लिए यूजफुल होगा, जहाँ पे पानी की वो अवेलेबिलिटी क्या है, बहुत ही ज्यादा पुअर है, वाटर अवेलेबिलिटी क्या है, बहुत ही ज्यादा पुअर है, जैसे कि जैसे सैंडी सोइल के लिए, कैसी सोइल, सैंडी सोइल के लिए कैसा होगा, बहुत ही ज्यादा यूजफुल मेथड होगा। अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में भी आया हुआ था 2-3 दिन पहले कि जो हमारे देश के फौजी हैं, सोल्जर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, राजस्थान और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास में वो बॉर्डर क्रिएट कर रहे हैं पेड़ पौधों का, जिसमें वो मोर देन 2000 पेड़ हैं वो उगाएंगे। लेकिन जो ये टेक्निक है वहां पे तो सैंड है बहुत सारी, तो सैंड होने के कारण पानी की क्या होगी, पानी इज लेस अवेलेबल, पानी वहां पे बहुत कम क्वांटिटी में अवेलेबल होगा। तो क्या कर रहे हैं वो लोग, उन्होंने क्या किया है, जैसे ये कोई पौधा उन्होंने लगाया, इस पौधे के पास में वो एक बड़ा सा मटका रख रहे हैं इस टाइप से, बिल्कुल इसके पास में, जड़ के पास में, और यहाँ पे एक हल्का सा छेद है उस मटके के अंदर। उस मटके के अंदर क्या है, एक हल्का सा छेद है। इससे क्या होगा, फिर इसको वो कवर कर देते हैं ढक के। इससे क्या होता है कि जो पानी है ड्रॉप बाय ड्रॉप कहाँ जा रहा है, उसकी प्लांट की रूट्स के अंदर जा रहा है। तो ये जो मटके वाला पानी है ये नियर अबाउट 1 मंथ तक दोबारा से भरने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये टेक्निक है कई हजार साल पहले हमारे ही देश में यूज करी जाती थी,
रेगिस्तान वाले एरिया में, तो इसी टेक्निक को यूज करके जो सोल्जर्स हैं वहां पे पेड़ उगा रही हैं. सो ये टेक्निक वी कैन ऑल्सो यूज. सो दिस इज द ओल्ड वर्जन ऑफ ड्रिप सिस्टम. दिस मेथड इज द ओल्ड वर्जन ऑफ ड्रिप सिस्टम. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ व्हीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस. जो व्हीट है उसको अगर हम खरीफ वाले सीजन में उगाएंगे, खरीफ वाला सीजन कौन सा होता है जिसमें क्या होएगा, रेनी सीजन. जो क्रॉप्स हैं जो रेनी सीजन में उगाई जाती हैं उसको हम खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं. लेकिन जो व्हीट वाली क्रॉप होती है उसको तो विंटर सीजन में उगाया जाता है. अब जो विंटर सीजन है उसमें क्या होता है, ठंड होती है, मीन्स लोअर टेम्परेचर होता है. लेकिन खरीफ सीजन में क्या है, गर्मियां हैं, गर्मियां हैं तो हायर टेम्परेचर होगा, तो जो कि व्हीट क्रॉप के लिए सूटेबल नहीं होगा. तो इसके पीछे क्या रीजन है हम डिस्कस करते हैं. कह रहा है कि व्हीट इज सोन इन खरीफ सीजन. खरीफ सीजन कब से कब तक होता है, फ्रॉम जून टू अक्टूबर तक होता है. तो ये जो होल क्रॉप ऑफ व्हीट विल गेट डिस्ट्रॉयड. किस कारण से, ऐसा क्या रीजन होगा, बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स. बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होंगे. फर्स्ट तो क्या है, टेम्परेचर ही है. ऑप्टिमम टेम्परेचर का मीनिंग क्या है, जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है गेहूं की फसल के लिए वो उसको नहीं मिलेगा. तो फर्स्ट रीजन इज दिस कि इसके कारण वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी. अवेलेबिलिटी ऑफ पेस्ट. पेस्ट क्या होंगे, जब गर्मियां होती हैं तो जो वहां पे रहते हैं जैसे चूहे वगैरह हैं या कोई बीमारियां होती हैं वो वहां पे फैल जाएंगी, उस फसल को खराब कर देंगी. तो अगेन दिस कैन ऑल्सो बी वन रीजन. जो व्हीट की क्रॉप होती है उसको क्या चाहिए होती है, फोग चाहिए होती है. फोग में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है, प्रोडक्शन देती है व्हीट की क्रॉप, लेकिन गर्मियों में वो भी अवेलेबल नहीं होगा. सेकेंड क्या है, इसमें रेनी सीजन आता है. रेनी सीजन में बारिश ज्यादा होगी, गेहूं की फसल को ज्यादा पानी की भी जरूरत नहीं होती है, तो इससे भी वो खराब हो जाएंगी. सो विच इज नॉट फेवरेबल ऑफ व्हीट क्रॉप. ये उसको भी फेवर नहीं करता है. सो दैट्स व्हाई व्हीट है शुड नॉट बी ग्रोन इन दिस सीजन. तो इसीलिए जो व्हीट है उसको हमें इस सीजन में ग्रो नहीं करवाना चाहिए. अगर वो इसी टाइम से पूछता कि जो राइस है या जो पैडी की क्रॉप है क्या हम उसको रबी सीजन में ग्रो करवा सकते हैं. अब जैसे इसने हमसे ये पूछ लिया कि भाई जो व्हीट है क्या हम उसको खरीफ सीजन में ग्रो करवा सकते हैं, पूछ लिया भाई, हमने बता दिया कि नहीं करवा सकते. ये उसमें दिक्कतें आती हैं. लेकिन अगर वो हमसे पूछ ले कि भाई पैडी है क्या उसको हम रबी वाले सीजन में ग्रो करवा सकते हैं, क्योंकि रबी कौन सी होती है, खरीफ सीजन वाली क्रॉप होती है, तो कैन वी ग्रो दैट इन दी रबी सीजन. गिव मी द आंसर and if you know the answer then comment. okay, let me tell you, रबी सीजन में क्या होएगा, सर्दियां होएगी, विंटर सीजन होगा. जो पैडी की क्रॉप होएगी उसको विंटर सीजन नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, समर सीजन चाहिए, रेनी सीजन चाहिए. दूसरा क्या होगा, अगेन सेम रीजन की ऑप्टिमम टेम्परेचर उसके लिए उस टाइम पे क्या होगा, फेवरेबल नहीं होगा. वो रीजन क्या होंगे कि जो सर्दियां हैं उसमें फोग आएगी, फोग से वो फिर से ग्रो नहीं कर पाएंगे. फिर क्या है कि रेनी सीजन है, मीन्स को बहुत सारा पानी चाहिए होता है कि जो क्रॉप होती है पैडी की उसके अंदर पानी को खड़ा रखा जाता है, तो वो भी विंटर सीजन में अवेलेबल नहीं है. तो वो भी कहाँ है, रेनी सीजन में अवेलेबल होगा. इसीलिए जो पैडी वाली क्रॉप है उसको हम रबी सीजन में ग्रो नहीं करवा सकते. अंडरस्टैंड. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन हाउ सोइल गेट्स अफेक्टेड by the continuous plantation of crops in a field. तो continuous plantation का मीनिंग क्या है कि जैसे ही हमने कोई एक क्रॉप उगाई अपने फील्ड के अंदर, वो बड़ी हुई, उसको हमने काटा, प्रोडक्शन उससे ली, और जैसे ही वो वहां से हटी हमने दूसरी क्रॉप उगा दी. जैसे ही उसका पीरियड खत्म हुआ हमने फिर से फसल उगा दी. मीन्स हमने अपने खेत को किसी भी टाइम खाली छोड़ा ही नहीं, हमने अपने फील्ड को किसी भी टाइम के लिए खाली नहीं छोड़ा. अगर हमने किसी भी टाइम उसको खाली नहीं छोड़ा, बार बार उस पर फसलें उगाए जा रहे हैं, तो क्या होगा, उसमें सर्टेन न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाएगी. क्या होगा, उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाएगी, जैसे कि है नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटाशियम है, एक्सेट्रा. कैसे, अब आप इसको एक सिंपल सी बात से समझ सकते हो. जैसे आपकी एक फेवरेट ड्रेस है जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद है और आप उसको ही पहनते हो, आज भी पहनी, कल भी पहनी, परसों भी पहनी, मीन जैसे ही वो धुलती है वही डाल लेते हो, जैसे ही धुलती है वही डाल लेते हो. तो इससे क्या होगा, रेगुलरली वही वाली ड्रेस पहनने से क्या होगा, वो जल्दी से खराब हो जाएगी, कलर फेड हो जाएगा, फट जाएगी, आप उसको उसके बाद नहीं पहन पाओगे. तो क्या हुआ, सेम तो यहाँ पे हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि खाली छोड़ ही नहीं रहे अपने खेत को, बार बार उस पर फसलें उगाए जा रहे हैं, तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाएगी. तो जो न्यूट्रिएंट्स की कमी आने के कारण क्या होगा, जो प्लांट्स हैं
उनकी ग्रोथ के लिए, अगर प्रॉपर ग्रोथ चाहिए उनका या फंक्शनिंग चाहिए, तो उनके लिए न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होंगे। अब न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होंगे तो कहाँ से मिलेंगे? सोयल से मिलेंगे। लेकिन सोयल के अंदर तो क्या हो गई है, उन्हीं न्यूट्रिएंट्स की कमी आ गई है। अब मान लो आपको किसी शादी में जाना था, आपने कहा मुझे तो अपनी फेवरेट वाली ड्रेस पहननी है, मैं तो तभी जाऊंगा शादी में, तभी जाऊंगी शादी में। तो मम्मा ने क्या कहा, अरे वो वाली ड्रेस तो फट गई या फेड हो चुकी है, गंदी लगेगी शादी में। तो अब आप क्या करोगे? अगर आपने पहले ही उसको कुछ टाइम के इंटरवल के बाद पहना होता, या उसको रख दिया होता, या बीच में दूसरे कपड़े डाल लिए होते, तो क्या होता, वो ड्रेस हमारी अभी तक होती और हम उसको शादी में पहन पाते। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे अपने फील्ड को थोड़ा से टाइम के लिए फ्री छोड़ देंगे, तो जो सोयल है वो अपने आप ही रीगेन कर लेती है उन न्यूट्रिएंट्स को जो उसकी क्रॉप के लिए रिक्वायर्ड है, जो उसमें आने वाली क्रॉप को ग्रो करवाने में हेल्प करेंगे। तो जो फार्मर्स हैं, अगर वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो करवाते हैं क्रॉप्स को वन आफ्टर द अदर, जितने भी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होंगे सोयल में वो रिड्यूस हो जाएंगे। इससे हमारी जो यील्ड है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। अब जैसे पिछले साल मान लिया कि उसमें प्रोडक्शन हुआ 100 टन गेहूं मिल गया हमें, नेक्स्ट टाइम हमें 90 मिला, उससे नेक्स्ट टाइम हमें 80 मिला। तो इससे क्या हो रहा है कि हम बार बार फसलें उगाए जा रहे हैं, बार बार सोयल से न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, उसको टाइम ही नहीं दे रहे रिप्लेनिश करने का। तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स कम होंगे, प्लांट्स की ग्रोथ कम होएगी, तो प्रोडक्शन अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगी। तो हमें चीजें क्या करनी होती हैं, संभाल के यूज करनी होती हैं। अगर यहाँ पे हम उसको टाइम देंगे तो सोयल में क्या होगा, अपने आप ही कुछ प्लांट्स उगेंगे। जो प्लांट्स उगेंगे, जब हमने सॉइल को प्रिपेयर किया था, मीन्स टिलिंग और प्लोइंग करेंगे फील्ड के अंदर, तो वो जो प्लांट्स उगाए हैं वो कट जाएंगे और वापस से मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाएंगे। उससे क्या होगा, सोइल को न्यूट्रिएंट्स वापस मिलेंगे। या हम कोई बीच में लेग्यूम्स वाले प्लांट्स उगा सकते हैं। लेग्यूम्स में क्या होता है, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है। तो वाले प्लांट्स उगाएंगे कुछ टाइम के लिए, महीना या 20 दिन उगाएंगे, तो छोटे छोटे पौधे प्लांटलेट्स बन जाएंगे। फिर उस जमीन को अगर हम प्लो कर देंगे तो वो जो लेग्यूम्स हैं वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स वापस से सोइल के अंदर डाल देंगे, और जो हमारे सोइल है उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से हम फर्टिलिटी को बढ़ा भी सकते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर वीड्स एंड हाउ कैन वी कंट्रोल देम। ये क्वेश्चन हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, ठीक है। इसका आंसर वही होगा जो फोर्थ वाले में सी पार्ट का है। तो यहाँ पे भी हमें वही लिखना है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। अब हमें एक शुगर केन लगानी है अपने खेत में, तो उसमें क्या क्या प्रोसेसेस होंगी उनको हमने नंबर दे के डालना है, मीन्स कौन सी पहले आएगी कौन सी बाद में आएगी। तो इसमें क्या गिवन है कि सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, इरिगेशन सेकंड, हार्वेस्टिंग थर्ड, सोइंग फोर्थ, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल 5 नंबर पे, प्लोइंग द फील्ड 6 नंबर पे, एंड मैन्योरिंग ऑन दी 7 नंबर पे। तो सबसे पहले जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस थी हमारी वो क्या थी, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा, तभी तो उसमें क्रॉप उगेगी। सेकंड कौन सा स्टेप आएगा, सेकंड आ जाएगा प्लोइंग द फील्ड, कि अगर हम प्लो ही नहीं करेंगे खेत को तो उसमें सोइंग कैसे होएगी। थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा, सोइंग, हमारा जो फील्ड है वो तैयार हो चुका है, हमने प्लो भी कर दिया है, तो अब उसके अंदर हम सीड्स उगाएंगे। उससे नेक्स्ट पे क्या आ जाएगा, सीड्स को उगाने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें खाद डालेंगे। तो क्या करेंगे, मैन्योरिंग, द फोर्थ स्टेप इज मैन्योरिंग। फिफ्थ नंबर पे क्या आएगा, अब हमने उसको बीज भी उगा दिए हैं, उसमें मैन्योरिंग भी कर दी है, तो अब क्या नंबर आएगा, पानी देना होगा खेत में, दैट इज इरिगेशन। 6 नंबर पे इरिगेशन के बाद क्या होगा, हमारी फसल है वो पकनी शुरू होगी, क्योंकि इरिगेशन है वो इंटरवल पे हमें बार बार देना होगा। इसके बाद क्या होगा, सीधा हमें हार्वेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, हार्वेस्ट मीन्स अपनी फसल को काटेंगे।
और हार्वेस्टिंग के बाद, काटने के बाद हम क्या करेंगे, उसको शुगर फैक्ट्री में भेज देंगे। सो लास्ट स्टेप इज सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। एंड आवर लास्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल। एक वर्ड पजल गिवन है जिसमें क्या है, कुछ डाउन वर्ड्स दिए हुए हैं एंड कुछ अक्रॉस दिए हुए हैं। अक्रॉस का मीनिंग क्या होता है, जब हम उसको इस टाइप से भरते हैं, और डाउन का मीनिंग क्या होता है, जब हम उसको इस टाइप से भरते हैं। तो पहले हम डाउन वाले करते हैं। डाउन में है फर्स्ट, प्रोवाइडिंग वाटर टू दी क्रॉप्स। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अगर हम क्रॉप्स में पानी डालते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, यस, इरिगेशन। क्या बोलेंगे उसको, इरिगेशन, करेक्ट। नेक्स्ट इज कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर ए लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशंस। मीन्स हम अपनी ग्रेन्स को निकाल के लेके आ चुके हैं, अब उसको हमने क्या करना है, कुछ टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए अपने घर पे रखना है। जैसे हम गेहूं लेके आते हैं तो हम उसको एक बिन के अंदर भर देते हैं या जूट बैग्स के अंदर भर के रख देते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्टोरेज। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्टोरेज। नेक्स्ट है ऑन फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर पे क्या आएगा, सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल। ये तो बहुत ही इजी है, ये यू ऑल कैन गिव द आंसर फॉर दिस। सो व्हाट विल बी द आंसर, यस, क्रॉप। उसको क्या बोलेंगे, क्रॉप। नेक्स्ट है अक्रॉस। अक्रॉस में कैसे भरना है, इस तरीके से, ठीक है। फर्स्ट है मशीन यूज फॉर कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप। मींस मैच्योर्ड क्रॉप को काटने के काम आती है, दैट इज व्हाट विल बी द आंसर, हम पढ़ चुके हैं, यस, हार्वेस्टर। Fourth, a rabi crop that is also sown of the रबी क्रॉप दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस। एक ऐसी रबी क्रॉप जो कि दालों में भी काउंट होती है। कैसी होएगी, जी से स्टार्ट हो रहा है, यस, यू कैन गिव द आंसर। द आंसर इज ग्राम। द आंसर इज ग्राम। लास्ट है 6-1, ए प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम चाफ। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम चाफ को ग्रेन से अलग करेंगे। मीन्स अगर आपने गांव में देखा है तो कुछ जो लेडीज होती हैं जब गेहूं को साफ करती हैं तो वैसे एक इंप्लीमेंट यूज करती है इस टाइप से। इस टाइप से इसको बोलते हैं, मीन्स हमारी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, छाछ। इसको क्या करेंगे, एक फैन ऑन करते हैं, उसके सामने इस तरीके से क्या करेंगे, हिलाते हैं, तो उसमें से गेहूं है वो इस साइड गिर जाता है और जो उसमें चाफ मिक्स हो रखा है वो आगे जाके गिर जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, विनोइंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, विनोइंग, और ये एयर की हेल्प से करी जाती है। तो हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, हमने उसकी एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर ली हैं, ठीक है। इन नेक्स्ट लेक्चर हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। अगर आप लोगों ने पीछे वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हो। अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट भी करके बोल सकते हो कि ये वाली चीज़ समझ नहीं आई है, दोबारा बता दो, ठीक है। ओके, थैंक यू।